हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, हम जो एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में आज एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की इकोनॉमी की जो बुक चल रही है, उसमें हम आज चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। और वो अपना चौथा चैप्टर होगा निर्धनता को लेकर। यूनिट थर्ड में वो मतलब 4 चैप्टर पढ़ेंगे पॉवर्टी को लेकर, निर्धनता को लेकर। और उससे पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो पिछले चैप्टर का था उसे बैकग्राउंड को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर था, कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुए 1991 के बाद, जो सुधार हुए वो हमने पढ़े थे, क्या क्या सुधार हुए। ठीक है। अब इस जो टॉपिक में यूनिट नंबर जो 4 है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां। तो चुनौतियों से पहले जो हमने सुधार पढ़े थे पिछले जो लेक्चर था, तो उसमें हमें ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोस्तों, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के टाइम पे भारत की बहुत ही व्यापार में भी और भारत की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ था, और ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। तो बेरोजगारी भी काफ़ी बड़े स्तर पर थी। और कृषि का जो है उस समय अर्थव्यवस्था में मतलब शेयर ज़्यादा था, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है, उसका जो योगदान था वो कम था। क्योंकि भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर अशिक्षा थी, लोगों के पास लोग शिक्षित नहीं थे, इसलिए लोग सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ नहीं पाए। ठीक है नहीं। और हमारे देश में लोगों के पास पूंजी नहीं थी और अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं था, इसलिए दोस्तों मतलब जो इंडस्ट्री एरिया है, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही हम आज़ाद होते हैं 1950 मतलब 1947 में हम आज़ाद होते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भारत इतना गरीब था, हम लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें, और सरकार के पास भी इतनी पूंजी नहीं थी कि वो आपके पास इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सके। इसलिए दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश था, और सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए, और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, ये जो बेसिक उनकी सुविधाएं हैं उन्हें दिया जाए। और इसीलिए सरकार ने कोशिश ये करी कि जिन क्षेत्रों में हमारी जो अर्थव्यवस्था का आकार आया, कि जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ना अपनाकर और ना समाजवादी को अपनाकर, हमने उनके दोनों के मिक्स यानी कि मिक्स मतलब मिश्र अर्थव्यवस्था है, उसे हमने अपनाया। ठीक है नहीं। और दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के बाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के बाद सरकार ने क्या काम किया कि 3 क्षेत्रों में डेवलपमेंट किया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर लक्ष्य निर्धारित किए और उन लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की। सरकार ने कृषि पर भी फोकस किया आत्मनिर्भर होने के लिए, खाद्यान्न के क्षेत्र में। इसलिए दोस्तों, कृषि में नए नए प्रजाति के बीज सरकार ने उपलब्ध कराए, सिंचाई साधनों पर ध्यान दिया गया, और सस्ते उर्वरक भी किसानों को उपलब्ध कराए। और उसका जो परिणाम है वो हरित क्रांति के रूप में आ गया है। और 1950 से 1990 तक की जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पॉलिसी रही, वो एक बंद अर्थव्यवस्था की पॉलिसी रही। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हमने क्या काम किया दोस्तों, अपना मार्केट विश्व के मार्केट के लिए नहीं खोला। ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि अपने जो भारत आजाद हुआ था, भारत के पास इतनी पूंजी नहीं थी, और यहाँ के जो व्यापारी लोग थे, यहाँ के जो इंडस्ट्री में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, या हमारी जो कंपनियां थी, वो अभी विदेशी कंपनियों की के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों, केवल विदेश से उन्हीं वस्तु का आयात किया गया जिनकी हमें ज्यादा जरूरत थी, और जिनकी जरूरत नहीं थी उनका हमने आयात नहीं किया, या आयात हुआ भी तो हमने ज्यादा से ज्यादा शुल्क लगाया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारी वस्तुओं पर भी दूसरे देशों ने शुल्क लगाए, तो हमारा भी निर्यात नहीं बढ़ पाया, और हमारी जो इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया। ठीक है। हम केवल अपने लिए ही उपयोग करते रहे चीजों का, संसाधनों का, लेकिन विश्व के कंपनियों के साथ या विश्व के देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाए। ठीक है नहीं। और यही सरकार ने किया कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत, कि जो
उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन प्राइवेट सेक्टर कर सकता है तो उसे प्राइवेट सेक्टर को करने दिया, और जिन वस्तुओं का उत्पादन सरकार कर सकती है तो उसे सरकार को करने के लिए दिया। और दोस्तों जिन वस्तुओं का उत्पादन दोनों मिलकर कर सकते हैं तो उसे जो है दोनों मिलकर करने के लिए मतलब आगे बढ़ा गया। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों में इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे रेलवे है, पुल का निर्माण है, स्टील का निर्माण है, इस टाइप से सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जिन्हें सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था उसने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सरकार ने उस समय काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, और सरकार की कंपनियां ही ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी। इससे दोस्तों मार्केट में भी उनकी मोनोपोली स्थापित हो रही थी, और इससे क्या हो रहा था, बाहरी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। तो हमने देखा था कि जब उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था तो उपभोक्ताओं का भी नुकसान हो रहा था, उन्हें अवसर की समानता नहीं थी, अवसर नहीं थे उनके पास, और सरकारी कंपनियों के जो प्रोडक्शन था या वस्तुओं की जो क्वालिटी थी उसमें भी गिरावट आ रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो सन 1990 का दौर आया। तो सन 1990 के दौर में भारतीय जो सरकार है उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, उसकी कमी हो गई। और जब उसकी कमी हो गई और ज़्यादातर जो विदेशी दोस्तों ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, और डॉलर की हमारे पास कमी हो गई, तो ऐसे में जो है हम इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है उसे, और वर्ल्ड बैंक है, जब हम इन लोगों के पास उधार लेने के लिए गए तो इन लोगों में ज़्यादातर विदेशी जो मतलब विकसित देश थे, जैसे अमेरिका और भी फ्रांस, ये जो विकसित देश थे तो इनका वर्चस्व था। तो इसलिए जो इन लोगों ने यानी कि जो संस्थाएं हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हमें लोन दिया दोस्तों, लेकिन उसके एवज में हमसे कुछ शर्तें भी रखी। शर्तें ये थी कि अपने बाजार को खोलो आप अन्य देशों की कंपनियों के लिए, आप अपने यहाँ जो भी तुम्हें आयात शुल्क ज़्यादा लगाते हो उन्हें कम कीजिए, किसानों को जो सब्सिडी के रूप में पैसे देते हो उसे कम कीजिए, और WTO जो 1995 में गठित किया गया, और WTO के अनुसार आप व्यापार की व्यवस्था को कीजिए। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी चीज़ों को अच्छे से जो है समझ जाए, तो उस चीज़ को भी देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो जब आपके पास ये सारे प्रतिबंध भारत से हटाने के लिए कहा गया तो भारत ने सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था को खत्म किया। जो हानिकारक आपके पास क्षेत्र थे, जैसे सिगरेट का क्षेत्र है, तंबाकू पान का, वहीं पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, और अन्य जो हानिकारक नहीं क्षेत्र नहीं थे वहाँ प्राइवेट सेक्टर आराम से कंपनियां लगा सकता था, ठीक है नहीं। फिर भारत ने दूसरा ये भी किया कि जो आयात शुल्क थे उन्हें भी कम किया गया, और किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही थी उन्हें भी जो है कम किया गया, ताकि जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो संस्थाएं हैं उनके अनुरूप काम को किया जा सके। हमने दूसरी कंपनियों के लिए अपने बाजार को खोला, और अपनी कंपनियों की टेक्निकल यानी कि अपनी कंपनियों की सुधार, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एडोप्ट करने के लिए उन्हें हेल्प करी, ठीक है नहीं। ये हमने सारी चीज़ें की उस समय। और हमने क्या काम किया दोस्तों, अपने रुपए का अवमूल्यन भी किया ताकि हमारे यहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा आए। FDI के थ्रू, FPI के थ्रू इन्वेस्टमेंट आया, हमने सरल नीतियाँ बनाई तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आया। इससे क्या हुआ, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपको बाहर से मान लो पेट्रोल लाना है और वो होता है व्यापार डॉलर में, तो आपको क्या चाहिए, डॉलर, क्योंकि आप सऊदी अरब को डॉलर दोगे तब उससे पेट्रोल खरीदोगे या तेल जो खरीदोगे। अब आपके पास डॉलर है नहीं, तो उससे क्या हुआ, भुगतान संतुलन की व्यवस्था चरमरा गई। यानी कि आपको जरूरत है डॉलर की, आपके पास डॉलर नहीं है, तो आपसे क्या होगा, भुगतान नहीं हो पाएगा। इसी को भुगतान असंतुलन बोला जाता है। तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत थी। हमारे जब इन्वेस्टमेंट आया दोस्तों, और हमने बाहरी कंपनी के लिए बाजार खोले, उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया, और हमने करों को कम किया जिससे व्यापार भी बढ़ा। तो उससे क्या हुआ, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया
और हमारा बाजार जो है अब WTO के नियमों के अनुरूप चलता है, और WTO जो नियम बनाता है उसके तहत हमें भी चलना पड़ता है, क्योंकि हम भी उसके एक सदस्य हैं, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से ये सारी व्यवस्था 1990 के बाद हुई। हमने रिफॉर्म किए, LPG रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, और आपके पास प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों हमने किए। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला उदारीकरण के तहत, और प्राइवेट क्षेत्र को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए क्षेत्र दिए प्राइवेटाइजेशन के तहत, और अपने बाजार का विश्व बाजार के साथ एकीकरण कर दिया वैश्वीकरण के तहत। मैंने कल बड़े अच्छे से समझाया है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो कल के जो वीडियो में बड़े अच्छे से इकोनॉमी को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत के सामने चुनौतियां थी, भारत के सामने चैलेंजेस थे कि अब अपने वो क्या क्या चैलेंज थे। भारत के सामने अशिक्षा का चैलेंज था, भारत के सामने निरक्षरता मतलब अशिक्षा का, निर्धनता का, जो क्या क्या चैलेंज थे, अशिक्षा। फिर दूसरा चैलेंज था निर्धनता, और दोस्तों तीसरा चैलेंज था हमारे साथ आपका यानी कि ग्रामीण विकास, और चौथा चैलेंज था लोगों की आय कैसे बढ़े, लोगों की आय कैसे बढ़े। ये चैलेंज हमारे पास थे, और इन्हीं चैलेंज को टैकल करने के लिए, इन्हीं चैलेंजों के समाधान के लिए दोस्तों हमने क्या काम किया, हमने तरह तरह के कार्यक्रम चलाए सरकार ने। तो अब हम क्या काम करेंगे इस चैप्टर में, इन चैलेंजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चैलेंजों में दोस्तों पहला चैलेंज आता है निर्धन। पहला चैलेंज क्या आता है आपका, निर्धनता। हम यूनिट 3 के तहत चैप्टर नंबर 4 में निर्धनता को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। तो निर्धनता जो दोस्तों आता है, निर्धनता को डिस्कस करने का जो तरीका है वो आपका ये है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, पहले ये कोशिश करेंगे निर्धनता में कि निर्धनता क्या है, निर्धनता के बारे में मतलब क्या है निर्धनता, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे निर्धन कौन है, और दोस्तों फिर हम डिस्कस करेंगे आपके पास निर्धनता की पहचान, की पहचान, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। और फिर आपके पास अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मतलब निर्धनों की संख्या, ये बुक में भी आपके साथ। इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे निर्धनता के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। आज फिर अब हम अपना जो है शुरू करते हैं अपने क्लास को। मैंने बैकग्राउंड दिया आपको, अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसमें ही प्रस्तावना में ये दिया हुआ, देखो एडम स्मिथ की बड़ी अच्छी लाइन है कि कोई भी समाज सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और धनी हो। यानी कोई भी समाज दोस्तों सुखी और संपन्न जब ही होगा जिसके अधिकांश सदस्य क्या होंगे, निर्धनता से ऊपर होंगे। निर्धन मतलब गरीबी से ऊपर होंगे, जिनकी आय तो अच्छी होगी। और अगर किसी समाज में निर्धनों की संख्या ज्यादा है तो वो समाज कभी भी जो है सुखी और सब नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। तो इस प्रस्तावना में यही सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बैकग्राउंड के रूप में बताई, ठीक है नहीं। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि निर्धनता के अलग अलग रूप होते हैं, वो हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। और निर्धनता से सभी लोग बचना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि वो निर्धन हो। और निर्धनता दोस्तों व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है नहीं। तो इस चैप्टर में हम यही जानने का कोशिश करेंगे कि निर्धनता क्या है, कौन सी नीतियां अपनाई गई उसे कम करने के लिए, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। निर्धनता भी कितने प्रकार की होती है, कौन सबसे ज्यादा निर्धन होता है, कौन उससे ऊपर होता है, ये भी हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है निर्धन कौन, आप किसे निर्धन कहोगे, ठीक है नहीं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं निर्धन कौन है, शहरों की बात और गांव की बात करेंगे कि सब अलग अलग निर्धन होते हैं। शहरों में गांव में निर्धन कौन होते हैं,
जो बेचारे ग्रामीण लोग होते हैं, भूमिहीन किसान होते हैं, मतलब भूमिहीन किसान श्रमिक, कृषि श्रमिक, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, वो दूसरों की जमीनों में जो है काम करते हैं, तो वो निर्धन होते हैं। और दूसरी बात, जो मजदूर लोग होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, वो लोग निर्धन होते हैं। या आपके पास कोई भी ऐसे व्यक्ति, जैसे कोई विधवा हैं, उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, या कोई बुजुर्ग हैं, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो इनकम को जनरेट कर सकें, या कोई बेरोजगार व्यक्ति जिसे जॉब नहीं मिल पा रही है, वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। तो वहीं शहरों की बात करें तो जो गाँव से पलायन करते हैं मजदूर लोग शहरों में काम करने के लिए, तो दोस्तों उनकी जो स्थिति होती है, वो इतना कमा नहीं पाते कि अच्छा जीवन जी सकें। वो लोग भी क्या होता है, शहर में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ उनके विकास के लिए सही नहीं होता, तो वो भी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। आप देखते होंगे शहर गली में रेड़ी लगाने वाले, मतलब मोची होते हैं, या कोई छोटी छोटी मालाएं बेचता है, ये सारे जो लोग होते हैं दोस्तों, ये सब जो है निर्धनता की श्रेणी में ही आते हैं। अगर एक छोटी सी बात कही जाए कि निर्धन कौन आज की डेट में, तो अगर मैं अपने वर्डों में उसे एलिब्रेट करने की कोशिश करूं तो दोस्तों निर्धन कौन है, निर्धनता क्या है, ठीक है नहीं, निर्धन कौन है, तो ये तो मैंने आपको बताया, रेडी वाले या ऐसा कोई पोर्सन जिसकी आमदनी कंटिन्यू नहीं है, ठीक है नहीं, वो निर्धन है। जैसे जी, या जो बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, रोटी कपड़ा मकान भोजन आवास, ये सारी चीजें होती हैं, इन्हें वो सही से नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, या अपने विकास के लिए सुविधाओं को सही से यूज नहीं कर पा रहा है। अब निर्धनता क्या है, अगर आप निर्धनता को समझ जाओगे तो आप ये भी पहचान कर लोगे निर्धन कौन है। अगर मैं अपने वर्डों में कहूँ तो निर्धनता क्या है दोस्तों, ये चैप्टर बड़ा मस्त है। अगर आपको अच्छे से समझना है चीजों को, अगर आप बड़े अधिकारी बनोगे तो आपके मन में एक संवेदना होनी चाहिए गरीबों के प्रति। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गरीब कौन है, या निर्धनता क्या है, या कितना बड़ा अभिशाप है लोगों के लिए। तो अगर मैं अपने वर्डों में बात करूं दोस्तों, तो निर्धनता एक भूख है, निर्धनता एक भूख है, जिसे खाना नहीं मिल रहा तो वो क्या है, आपके पास निर्धन है। निर्धनता निरक्षर है, यानी कि जो शिक्षित नहीं है व्यक्ति, निरक्षर है, जो शिक्षित नहीं है या जो शिक्षा पाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो निर्धन है। निर्धनता बीमारी है, यानी कि जो व्यक्ति बीमार है और इलाज कराना चाहता है दोस्तों, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो निर्धनता क्या है, बीमारी है जिस आपके पास। निर्धनता यानी खाना जिसके पास नहीं है वो निर्धन है। निरक्षर जो है वो निर्धन है, जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाता। कोई बीमार है वो निर्धन है, वो अपना इलाज नहीं करा पाता। अगर कोई दोस्तों बेरोजगार है, बेरोजगार है तो वो भी निर्धन है, क्योंकि उसके पास आमदनी है कोई भी जरिया नहीं है। और जो दोस्तों निर्धन होते हैं, कोई अपने, जिनके पास जब रोजगार नहीं होता तो वो अपने भविष्य को लेकर भयभीत होते हैं, डरते हैं। आपके पास उनके बच्चे जो है उनकी आंखों के सामने ही बीमारी से तड़पते तड़पते मर जाते हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते। तो ऐसे सारे लोग दोस्तों निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है नहीं। अगर बात कहूँ निर्धनता की, जो निर्धनता है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी हीनता, और आपके पास स्वतंत्रता ही हीनता है। यानी कि निर्धनता का प्रतिनिधित्व हीनता, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, उनसे अपने अधिकारों के बारे में कह भी नहीं रखते, और उनका और शोषण का शोषण किया जाता है। तो हमने ये पृष्ठभूमि को तय किया, हमने ये पता करा कि निर्धन कौन है। तो दोस्तों इस निर्धनता की बात को समझने के लिए आपको अनु और सुधा की जो इसमें कहानी दी गई है, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। अगर आपको भारत को बिल्कुल मन से समझना है, और मतलब दुनिया को बिल्कुल मन से समझना है, गरीबी को बड़े ध्यान से समझना है, तो अनु और सुधा की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके पास अनु लड़की जो है वो बेचारी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, और सुधा जो है वो एक अच्छी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। अनु का जब जन्म हुआ, उसकी माता जो है एक मजदूर है, मजदूर के रूप में काम करती हैं, और अनु का जैसे जन्म हुआ उसकी माता जो है अगले दिन ही काम पे चली जाती हैं, और अनु को ऐसे छोड़ देती हैं, बस मतलब काट के पालने में, झूलने के लिए, या इतनी बस इतनी देखभाल रहती है कि उनके काम में कोई भी परेशानी ना हो। जबकि सुधा का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, और सुधा को अच्छे कपड़ों से जो है पूछा गया है और नहवाया उसे गया है साबुन से, और बार बार उसकी माँ जो है उसे दूध का भी सेवन कराती है। जबकि अनु की माँ उसे घर पर ही छोड़कर काम के लिए निकल जाती हैं,
ना तो उसे दूध ही मिल पाता है सही से, और ना ही उसका जो जन्म है वो किसी हॉस्पिटल में हुआ है। मजदूरी करते करते ही जो है उनकी माँ की तबीयत खराब होती है और उनका जन्म होता है, ठीक है नहीं। तो दोनों का जन्म एक ही तारीख को हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, लेकिन दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, ठीक है नहीं। जब दोनों बड़ी होती हैं, अनु जो है वो अपने घर वालों के साथ थोड़ा काम मतलब हाथ बटाती है, वो कूड़े बीनने का काम करती है और वहां से जो आमदनी होती है वहीं से अपना जीवन जो है शुरू करती है, ठीक है नहीं। और कूड़े बीनते हुए उसके जो खेल हैं वो मतलब कूड़े के साथ खेलना उसके खेल हैं। जबकि जो सुधा है वो पढ़ाई लिखाई करती है, उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हुआ है, जबकि अनु का किसी भी स्कूल में नहीं हुआ। और सुधा जो है उसका खेलने के लिए तमाम तरह के खिलौने हैं। अनु पढ़ना मतलब संगीत में उसकी रुचि है और डांस करना चाहती है, काफी अच्छे उसके जो है इम्प्रेशंस रहते हैं डांस को लेकर, लेकिन वो किसी डांस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकती, उसके पास पैसे नहीं। जबकि सुधा जो है वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है और उसे चित्रकारी में बड़ा इंटरेस्ट है और वो एक आर्टिस्ट से ट्रेनिंग लेती है और एक फेमस चित्रकार बन जाती है। और जबकि अनु बड़ी होकर अपने मम्मी पापा के साथ मजदूर के उसी काम में लग जाती है जिस काम में उसके मम्मी पापा लगे हुए थे। दोस्तों ये सबसे बड़ा उदाहरण है गरीबी का। इससे बड़ा और उदाहरण गरीबी का क्या हो सकता है? एक ही समय पे दो व्यक्ति पैदा होते हैं और एक ही समय एक ही टाइम पे दो व्यक्तियों का जन्म होता है, और लेकिन उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनके भविष्य भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे टॉपिक। ये सारी बातें देखो ये दी हैं, जहाँ गरीबी होती है दोस्तों वहाँ भूखमरी होती है, भूख और भूखमरी होती है, यानी साक्षरता नहीं होती और अवसर भी सीमित होते हैं, रोजगार भी निश्चित नहीं होता। ये सब गरीबी का एक प्रकार से लक्षण है। कुपोषण होता है बच्चों में, ठीक है नहीं। और जो महिलाएं हैं वो बेचारी हमेशा जो है अस्वस्थता से मतलब एक प्रकार से उनका स्वास्थ्य जो है लगभग खराब ही रहता है। साहूकारों के ऋणों का बोझ होता है, अधिकांश जो है परिवार को बिजली नहीं मिलती, मजदूरी बढ़ाने के लिए वो अपने मालिक से कह भी नहीं पाता। ये सब दोस्तों गरीबी का एक लक्षण है। असमानता है समाज में, शिक्षा में, सारी चीजों में। और गरीबी भी कई प्रकार की होती है कि वो बताएंगे, एक तो ज्यादा निर्धन होते हैं, एक थोड़े कम निर्धन होते हैं। वो आगे जैसे चैप्टर में आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है नहीं। देखो ये दिया हुआ अधिकांश कृषि मजदूर ही निर्धन होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं केवल बेचारे मजदूरी पे, इनके पास जमीन उमीन नहीं होती, ठीक है नहीं। अब जो बेचारी निर्धन महिलाएं होती हैं, जब वो मातृत्व काल होता है उनका, यानी कि जब वो प्रेगनेंसी उनकी होती है तो उस समय उनकी देखभाल नहीं हो पाती, उनके बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, उनका जो जीवन है दोस्तों, जीवन को धारण करने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, ठीक है नहीं। तो ये गरीबी का एक लक्षण है। अब देखो गरीब बात ये आती है, गरीब कौन है, गरीब मतलब निर्धनता की पहचान कैसे हो, ये सारी चीजें। देखो ये चार्ट दिया हुआ निर्धनता रेखा। इस चार्ट में दोस्तों एक तो पूर्ण रूप से निर्धन होते हैं जिनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती, रहने के लिए मकान नहीं होता, खाने के लिए भोजन नहीं होता। एक थोड़ा उनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी थोड़ी बहुत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और एक निर्धन है, इतने निर्धन नहीं है वो। एक फिर मध्य वर्ग, धनी में क्या होता है, आपके पास मध्य वर्ग आता है। मध्य वर्ग का मतलब वो ठीक ठाक खाना पीना कर रहा है, वो थोड़ी बहुत अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। एक उच्च मध्य वर्ग आता है, उच्च मध्य वर्ग में दोस्तों उनकी थोड़ी इनकम अच्छी होती है, फिर धनी, फिर अमीर। इस टाइप से जो है निर्धनता और धनी वर्ग में भी कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ भारत में निर्धनता की पहचान के लिए दोस्तों कुछ समितियां बनी हैं, और ये इसमें दिया हुआ है कि जो निर्धन होते हैं वो मजदूर गैर कृषि कार्य करते हैं, जो भूमिहीन होते हैं मजदूरी करते हैं, वो भी आपके पास निर्धन होते हैं, ठीक है नहीं। तो भारत में निर्धनता की पहचान के लिए दोस्तों, निर्धनता की पहचान कैसे हो, तो इसमें देखो ये सारी बात ये दी हुई है निर्धनता क्या है। इसमें निर्धनता भूख है, बीमारी है, डॉक्टर को ना दिखा पाने की लाचारी है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है नहीं। अब निर्धनता की पहचान कैसे की जाए, तो दोस्तों निर्धनता की पहचान करने के लिए दो समितियां बनी हैं भारत में। एक तो 2005 में आई है आपके पास तेंदुलकर समिति,
तेंदुलकर समिति। और ये समिति ये कहती है दोस्तों आपकी तेंदुलकर समिति, ये कहती है इसने 2 प्रकार से गरीबी की परिभाषा निर्धारित की, ग्रामीण और शहरी। इसने बताया अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी, CACL का मतलब कैलोरी, 2400 कैलोरी अगर प्रति व्यक्ति का उपभोग हो रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर उपभोग की बात की जाए, उपभोग, और इसमें शहरी में अगर 2100 कैलोरी उपभोग है अगर व्यक्ति पर डे कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये बात इसमें बताई गई, ठीक है नहीं। अगर इनकम की बात करें तो उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 816 रुपए, यानी गवर्नमेंट RS 816 पर व्यक्ति और पर मंथ अगर वो कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में बताया इन्होंने कि शहरी क्षेत्र में इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 1000 पर मंथ अगर कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, एक व्यक्ति, ठीक है नहीं। तो इन्होंने जो है गरीबी की ये पहचान दी। इसी संदर्भ में जो है 2012 में आपके पास 2012 में दोस्तों एक रंगराजन समिति, रंगाराजन, ये एक समिति बनी इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में दोस्तों जो व्यक्ति 972 रुपए पर मंथ कमाता है एक व्यक्ति, ठीक है नहीं, और शहर में 1407 रुपए पर मंथ कमाता है कोई व्यक्ति, तो वो गरीब नहीं। तो ये आपके पास समाज, ये इन्होंने जो है गरीबी की परिभाषा दी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी का उपभोग कर रहा है तेंदुलकर समिति के अनुसार वो गरीब नहीं है, और 816 रुपए पर मंथ कमा रहा है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक है नहीं, तो वो गरीब नहीं है। और शहर में अगर 2100 कैलोरी, ये 2100 है, यानी कि 2100 कैलोरी, ये वाले ना करके ये 2100 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और या 1000 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। रंगराजन की समितियां इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 972 रुपये पर मंथ कमा रहा है वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है, ठीक है नहीं। तो इन्होंने जो है ये सारी बातें गरीबी का कैसा निर्धारण हो, ये सारी बातें इन्होंने बताई, ठीक है नहीं। और गरीबों में कुछ सामान्य रूप से निर्धन होते हैं और कुछ जो है सदा निर्धनी रहते हैं। तो ये समितियां बनाई। तो हमने यहाँ सीखा कि गरीबी की पहचान कैसे की जाए, ठीक है नहीं। ये सारी बात है कि निर्धनता का देखो वर्गीकरण, ये वही चीज है सर। निर्धनता का जो वर्गीकरण दोस्तों वो कैसे होता है कि एक तो सदा निर्धन यानी हमेशा निर्धन है, एक सामान्य निर्धन यानी कभी कभी निर्धन हो जाते हैं, यानी सामान्य का मतलब कि निर्धन हो भी जाते हैं, नहीं भी, यानी ठीक ठाक रहते हैं कि सदा निर्धन नहीं रहते, कुछ उनके पास इनकम के सोर्सेज आ जाते हैं। एक है चिरकालिक निर्धन, तो इन वर्गों को, दोनों वर्गों को मिलाकर एक बोल देगा चिरकालिक का मतलब हमेशा निर्धन रहने वाले ये लोग हैं। एक होता है कदा यदा कदा निर्धन, यानी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इनकम जनरेट नहीं हो पाती, तो दोस्तों उसे बोला जाता है यदा कदा निर्धन, ठीक है नहीं। एक अल्पकालिक यानी कुछ टाइम के लिए निर्धन, यानी कुछ मतलब वर्ष में कुछ टाइम ऐसा था दोस्तों उसके पास रोजगार नहीं होता तो वो निर्धनता का व्यक्ति शिकार हो जाता है। तो एक आपके पास ये सारी निर्धनता की जो वो बताइए पहचान, ठीक है नहीं। अब आता है निर्धनता रेखा। तो मैंने आपको यही बताया कि गरीब निर्धनता की पहचान कैसे होगी, तो निर्धनता की पहचान गरीबी मतलब निर्धनता रेखा से होगी। और निर्धनता रेखा में यही बताया गया दोस्तों तेंदुलकर समिति द्वारा कि अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी का उपभोग कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है नहीं। 2004-5 में ये निर्धनता रेखा की डेफिनेशन आई थी, ठीक है नहीं। और आगे जो है ये आई 2011-12 में कि अगर कोई व्यक्ति 972 रुपये गाँव में और 1407 रुपये शहर में कमाता है हर महीने तो वो गरीब नहीं है। और देखो जहाँ गरीबी होती है दोस्तों वहाँ स्वच्छ पेयजल और आपके पास स्वच्छ वातावरण का अभाव होता है।
लोग दूषित पानी पीने के लिए मतलब एक प्रकार से दूषित पानी पीते हैं, और इसलिए जो है मतलब स्वस्थ भी नहीं रहते, और ऑटोमेटिकली दोस्तों तो फिर बीमारी पड़ते हैं और उनका पैसे खर्च होते हैं और वो गरीबी में चले जाते हैं। ठीक है नहीं। तो गरीबी के लिए, गरीबी हटाने के लिए क्या जरूरी है? आपको रोजगार देना होगा, शिक्षा बढ़ानी होगी, जागरूकता बढ़ानी होगी, स्वच्छ पेयजल देना होगा, स्वच्छता देनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें गरीबी को मिटाने के लिए काम में लाई जा सकती हैं। देखो स्वच्छता की बात है, आपके पास बुनियादी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है, ये सारी चीजें गरीबी को हटाने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और देखो गरीबी के लिए दोस्तों, जब गरीबी होती है ना, तो वहां निरक्षरता होती है, संसाधनों की अनुपलब्धता होती है, भेदभाव होता है, और नागरिकों के जो राजनीतिक अधिकार हैं वो उनका भी सही से यूज नहीं कर पाता। और देखो गांधी जी ने ये कहा था दोस्तों कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब भारत से गरीबी, निर्धनता, भुखमरी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र माना जाएगा। और डेवलपमेंट का भी मतलब यही होता है दोस्तों कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि देश में जो निरक्षरता है उसे खत्म करना, देश में अस्वस्थता को खत्म करना, संसाधनहीनता को खत्म करना, देश से गरीबी को खत्म करना, देश से लोगों को उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करना, यही तो डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब बात आती है कि निर्धनों की संख्या का पता कैसे चले। ठीक है नहीं, जो अपना अगला टॉपिक है कि निर्धनों की संख्या, भारत में निर्धनों की संख्या। दोस्तों निर्धनों की संख्या की अगर हम बात करें लेटेस्ट में, तो भारत में आपके पास निर्धनता रेखा से, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग निर्धन कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। ठीक है नहीं, तो निर्धनता से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग निर्धनता कहलाते, निर्धन कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो भारत में आज़ादी के टाइम पे तो लगभग 320 मिलियन लोग जो है निर्धन थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट के कार्य हुए तो परसेंटेज घटती चली आ गई, यानी 35% जनसंख्या निर्धन थी जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1973-74 में लगा लो कि किसी देश की जनसंख्या 35% निर्धन थी। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े और ये जो जनसंख्या थी दोस्तों भारत की 3/4 थी, यानी अगर भारत की जनसंख्या को 4 भागों में बांटें तो उसका 3 भाग जो है निर्धन थे। ठीक है नहीं, लेकिन भारत में हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये संख्या घटकर थोड़ी कम हो गई, और निर्धनता की जो संख्या है दोस्तों वो अब 34% रह गई, 63% से घट के। ठीक है नहीं, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग थे 63%, अब उनसे घटकर 34% रह गई। ठीक है, अब निर्धनता क्यों होती है तो ये अगले टॉपिक में है, ये हम कल कवर करेंगे। आज का टॉपिक अपना यहाँ तक ही है। हमने यहाँ सीखा निर्धन, पहले तो हमने सीखा निर्धनता क्या है, तो हमने बताया कि जहाँ जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और जहाँ निरक्षरता है, जहाँ पेयजल का अभाव है, स्वच्छता का अभाव है, बेरोजगारी है, बीमारी है, शिक्षा का अभाव है, ये सारी चीजें निर्धनता को शो करती हैं। फिर हमने बताया कि निर्धन कौन है, तो हमने बताया कि जो रेडी लगाते हैं, रेडी ठेले लगाते हैं, या फुटपाथ पर लोग रहते हैं, भीख मांगते हैं, या छोटा मोटा कोई ऐसी काम करते हैं जिनका रोजगार स्थायी नहीं है दोस्तों, या जिनके पास गाँव में भूमिहीन मजदूर हैं या भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, ये सारे लोग या बेरोजगार हैं, ये सारे लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है नहीं, जिनके लिए आर्थिक अवसर जो है वो सीमित है। और फिर हमने बताया निर्धनता की मतलब पहचान कैसे होती है, तो हमने बताया था दोस्तों निर्धनता की पहचान के लिए पहले तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्या शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर स्वच्छ जल का अभाव होना चाहिए, स्वच्छता की कमी होनी चाहिए, और आपके पास ये सारी निर्धनता की पहचान है। जहाँ भी ये चीजें मिल रही हैं वहाँ निर्धनता होती है। और एक दो पहचान हमने दो समितियों का जिक्र करा कि तेंदुलकर समिति है, उन्होंने बताया 2005 में कि अगर ग्रामीण व्यक्ति कोई 2400 कैलोरी ले रहा है
और 816 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो वो निर्धन नहीं है। और शहर का 2100 कैलोरी ले रहा है और 1400 मतलब 1000 रुपये कमा रहा है तो वो निर्धन नहीं है। तो वही रंगराजन समिति ने 2012 में बताया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में 972 रुपये पर मंथ कमाता है और पर व्यक्ति पर मंथ, और कोई व्यक्ति 1407 रुपये कमाता है पर मंथ, तो वो निर्धन नहीं है। तो ये निर्धनता की पहचान के लिए गरीबी रेखा का आकलन किया गया। और गरीबी रेखा के आकलन के बाद ही हम निर्धनता की संख्या पर आते हैं, जो भारत में उस समय लगभग 63% जनसंख्या थी। जब भारत आजाद हुआ 55% थी, धीरे धीरे प्रयास हुए तो 55% बन गई 70-73 में, और बात को अब जो प्रयास हमने किया तो 34% आ गई। और अब इस समय भारत में दोस्तों लगभग 26 से 27 करोड़ लोग अभी भी निर्धन है। और जहां निर्धनता होती है वो भूखमरी होती है दोस्तों। लोग एक साइड तो असमानता बढ़ती है, लोगों के पास पैसे इतने उन्हें गिनने की फुर्सत नहीं, और एक के पास ये कि वो व्यक्ति जो है भोजन के अभाव में जान दे रहा है। तो कितनी बड़ी विडंबना है ये। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको संवेदनशील होना है गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, तो आज की क्लास को आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है नहीं। आज की क्लास आपको सिखाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारे पास संसाधन हो चुके हैं और सरकार भी लग रही है निर्धनता को कम करने के लिए। और निर्धनता क्यों होती है और निर्धनता को खत्म करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज केवल इतना ही। और दोस्तों निर्धनता सबसे बड़ी एक प्रकार से क्या है, जाल होती है व्यक्ति के, जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसे रोकने के लिए, ठीक है नहीं। तो निर्धनता सबसे बड़ी बीमारी है, और जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है उसका विकास जो है हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक हर प्रकार का उसका विकास रुक जाता है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए दोस्तों आप निर्धनता से बाहर आना जरूरी है। वो हम कल पढ़ेंगे, निर्धनता क्यों होती है और क्या उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा निर्धनता को कम करने के लिए, ठीक है। तो कल सेम टाइम अपनी क्लास स्टार्ट होगी और पढ़ेंगे। जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके पास वीडियो को जितना कर सकते हो शेयर करो, ठीक है नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर तरीके से इकोनॉमी को समझाऊं, जिससे चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। और आप न्यूज़ भी पढ़ो तो फिर आपके समझ में आए इकोनॉमी की कोई भी न्यूज़ आती है, और आपको इकोनॉमी जो है वो हार्ड ना लगे, आपको कठिन ना लगे। जिससे आप इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ोगे तो आप अपने जीएस के फाउंडेशन को भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम और सेम चैनल, ओनली एग्जाम फोकस। बस लाइक करते रहो वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। कल मिलते हैं सेम समय, ठीक है।